आज करने वाला है एडवांस एरे मेथड्स। ऑफ कोर्स हम बहुत क्वर्की टाइटल्स रखते हैं, ये मेरा हरकत है, सुधारना चाहते हैं। तो पहला है फॉर ईच लूप। ये नाम से क्या लग रहा है? फॉर ईच का क्या मतलब होता है? ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। हर एक होता है। तो हर एक एलिमेंट के लिए ये लूप चलता है। तो इस बेसिकली जब एलिमेंट होता है तो इसके पीछे इस मेथड को जिसकी भी एरे के पीछे लगाते हो, ये एक बाय एक लूप चलता है, इटरेट करता है उसके हर एक एलिमेंट को। उसके बाद तुम उस एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन करते हो। तो ये सिर्फ फॉर, एरे के लिए यूज होता है ना? हाँ, ये सिर्फ एरे के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी हम जितने और भी जो चीजें बताए फॉरेन था फॉरेन वो ऑब्जेक्ट्स से फिर। यूज होता है। ओके ओके। ठीक है, तो फॉर ईच जो होता है उसमें तुम पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन या फिर एक फंक्शन पास करते हो, कुछ भी कर सकते हो। दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं सेम ही चीज का। कॉल बैक फंक्शन जनरली एक एरो फंक्शन होता है जिसमें तुम नाम नहीं देते हो कुछ, बस ये सेकंड पार्ट जो होता है एरो फंक्शन का, वेरिएबल की कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उस पार्ट को, फंक्शनल एक्सप्रेशन को लिखते हो। ये पैरामीटर जो रहता है, एक जो कुछ भी पैरामीटर का नाम लिखोगे, ये वो पैरामीटर का वैल्यू होने वाला है उस वक्त पे जिस एलिमेंट पे वो लूप कर रहा है। ठीक है, ये एक मान लो एरे है, दिख रहा है सबको? हाँ जी। तो ये एक एरे दिख गया। अब जो हम लोग इस पे लूप लगाए, कौन सा? फॉर ईच, इसके अंदर पैरामीटर जाएगा, ये पैरामीटर क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर। ठीक है, और वो एक पैरामीटर रिस्पॉन्ड किसको करता है? जो लूप चल रहा है। मतलब इस एरे में जब लूप चलेगा, पहला बार पहले इस पे आएगा, फिर शिफ्ट होकर फिर इस पे आएगा, फिर शिफ्ट होकर इस पे आएगा, फिर शिफ्ट होकर इस पे आएगा। तो इस पैरामीटर के अंदर जो कोई भी, इस फंक्शन के जो पैरामीटर के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल पास कर रहे हैं, ये फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन पास करने के बाद, और इसके अंदर हम लिख दिए आई, और फिर कुछ फंक्शन लिखे, तो ये जो एरिया होगा ना, ये, इसके अंदर आई का मतलब होगा उस वक्त जो लूप कर रहा है उसका पहला एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट। तो पहला लूप क्या, पहला एलिमेंट आया आई, आई होगा उस वक्त के लिए वन, फिर वो लूप कंप्लीट हुआ, फिर अगला पार्ट पे गया, इंक्रीमेंट होके, तो ये मूव किया इस पे। लूप्स कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है ना, फॉर लूप में कैसे काम होता है? आई प्लस प्लस ऑटोमेटिकली होता है ना। सिमिलर सिचुएशन में ये अपने आप एक का शिफ्ट लेता है एरे के एलिमेंट्स में। समझ, उसको इमेजिन करो एज पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट पे। ठीक है, फिर वो एक बार जो भी एक्शन यहाँ लिख रहा है वो कंप्लीट हुआ, फिर वो लूप करके ऊपर गया, और फिर उसका पॉइंटर शिफ्ट हुआ सेकंड पे, फिर पॉइंटर शिफ्ट हुआ थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। समझ आ रहा है बात? तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो करस्पॉन्ड करेगा उसको। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रिटर्न वैल्यू लिखते हैं। जनरली हम लोग एरो फंक्शन यूज करते हैं। हम लोग रिटर्न वैल्यू, सॉरी, रिटर्न वैल्यू नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। ये फंक्शन जो है ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये एक एक्शन परफॉर्म करता है। एक एरे बनाएंगे, ये आर आर इज इक्वल टू, ये एरे बन गया। अब इस एरे पे हम फॉर ईच लगा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर ईच जो है इसके अंदर आइदर हम एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। मान लो नीचे एक फंक्शन बना दिए ऐड का, ये ऐड लेगा एक एलिमेंट, या आई ले लेगा फॉर एग्जाम्पल, आई का आदत है सबको, तो आई करते हैं। ठीक, ऊपर में हम क्या कर लिए, एक लेट सम इज इक्वल टू जीरो करके एक वैल्यू बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, अब कंसोल लॉग करेंगे सम को, हमको बताओ कौन क्या आएगा तो वैल्यू। आए तो क्या बोलते हैं, वो ही होगा ना एरे का। हाँ, एलिमेंट होगा। तो जैसे अब देख, जीरो, पहले सम तो जीरो है, तो जीरो प्लस आई हो गया, जैसे वन आया तो जीरो प्लस वन हुआ, वन हो गया, तो वो सम में चला गया, स्टोर हो गया वन। फिर वन प्लस थ्री होगा, फोर हो गया, फिर फोर प्लस फोर हो जाएगा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, हमको बताओ। प्रिंट क्या होगा हमको ये बताओ, बाकी दोनों में बताओ। तो उससे नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, सबसे सिक्स पूछ रहा प्लस फाइव प्लस, मतलब ये सारा एरो प्रिंट हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, 19।
19 प्रिंट होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। सेम सेम 19 होगा, इसे तो 19 होगा प्रिंट। क्या हुआ, इसके अंदर हम फंक्शन डाले, ओ हाँ, बोले से ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। हम इसके अंदर फंक्शन ही नहीं डाले तो मतलब कर रहे हैं, लेट से फंक्शन की वैल्यू नहीं डाली। हाँ वहां पे आई। फंक्शन ही नहीं डाले थे। हाँ, मतलब फंक्शन डालना पड़ेगा ना। हाँ तो वो बोले इसका जो कुछ चीजों का पैरामीटर फिक्स होता है ना कुछ फंक्शन का, वो तुम डालोगे नहीं तो काम ही नहीं होगा। मान लो जनरली एरे जो लिखते हो, ARR 0 लिखते हो, तो फर्स्ट वो 0th इंडेक्स जो पहला एलिमेंट होता है वो वापस करता है। अगर तुम ये प्रिंट कराना चाहोगे तो कुछ प्रिंट होगा नहीं नहीं ना, वही सिनेरियो। नहीं, तो ये हो गया, ऐसे तुम फंक्शन लिख के उसको पास करा सकते हो, लेकिन हम लोग ये करते नहीं है, मैं तुम लोग को समझाने के लिए किए थे। हम लोग क्या ये करते हैं, जैसे अब हम सुन, अगर हमने पहले फंक्शन ये जो फंक्शन ऐड है ये सारा ऊपर लिख दिया, अगर एरे डॉट फॉर ईच हाँ नीचे कोई लिख दिया दिक्कत तो नहीं है। प्रिंट हो जाएगा। हाँ अरे ऊपर ही लिखना होता है वैसे तो बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम होस्टिंग के क्लास में पढ़ाए थे ना, तो फंक्शन अपने डिक्लेरेशन के साथ अपना पूरा बॉडी लेकर ऊपर होस्ट होता है, हाँ वो तो पता है, वो तो इस ठीक है, कारण नहीं से मैं वो वैसे ऊपर पूछ। होस्ट हुआ था। अब देखो ये तरीका हो गया, लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं नहीं एक्चुअली में। हम लोग बनाते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है, फंक्शनल एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट होता है एरो फंक्शन का, एरो फंक्शन में क्या लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन क्लोज इन ऐसे एरो और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी। ठीक है, तो ऐसे लिखाता है कॉल बैक फंक्शन। हम कॉल बैक फंक्शन आगे चल के और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी समझ लो ये सिंटेक्स होता है बस। अब इसके अंदर जो डालेंगे वो सेम काम करेगा पहले जैसा, ये पैरामीटर रहा। अब इसको सब इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, वे 19 प्रिंट करेगा। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, फंक्शंस को ऐसे पास करने में या फिर ये कॉल बैक फंक्शन बनाने में। बेसिकली हमने इसमें एरो फंक्शन यूज किया ना। एरो फंक्शन यूज किया और उस फंक्शन को डायरेक्टली यही लिख दिए इंस्टेड ऑफ बाहर लिखने के। समझ आया? मतलब हाँ इसमें बोल। हमने ऐड वगैरह नहीं लिखा। हाँ ऐड वगैरह नहीं लिखे, क्योंकि इसको क्योंकि डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है नाम का, ये एक एनोनिमस फंक्शन भी काम करेगा। ठीक है, हम इसको सिमिलर टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं, लेकिन जनरली कॉल बैक में, क्योंकि कॉल बैक आया था ES6 के साथ 2015 में, और एरो फंक्शन भी आया था ES6 के साथ 2015 में, तो उन दोनों का साथ में यूज किया जाता है। मतलब ऐसे यूज कर लोगे नॉर्मल फंक्शन से एनोनिमस फंक्शन में, तो डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर बेसिकली एनोनिमस फंक्शन पास करता है, और जो भी काम होता है वो 1 बाय 1 कर रहा होता है। अब एक काम करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग आई करते हैं, प्रिंट क्या होगा इसे तो बताना हमको जरा। हेलो, प्रिंट होगा। हेलो। हाँ क्या प्रिंट होगा, हेलो। आ रहा है बस। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। 2 है इसके अंदर, 1 3 4 5 6। 0 क्यों हुआ? वो सम तुमने हाँ कंसोल लॉग लॉग किया। ठीक है, वो बस देखना चाहते थे दोनों ट्रिक हो गया क्या। ओके, फॉर ईच समझ गया, हाँ तुम जी। आगे चलते हो। ठीक है, अगला आता है मैप। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे मैप और फॉर ईच सिमिलर, और है भी, ये भी वही काम करता है जो फॉर ईच करता है, 1 बाय 1 चीजों को इटरेट करता है, बट डिफरेंस ये है वो रिटर्न नहीं करता था वैल्यू को, ये रिटर्न करता है वैल्यू को। वैल्यू क्या होता है जो रिटर्न करता है मैप, एक नया एरे। ठीक है, ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज करना,
ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं लाता है, बट एक नया एरे ही बना के तुमको देता है। तो अगर हम ये काम करें, सिमिलर सा काम करें, arr.map, इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन जाएगा और हम करना चाहते हैं आई रिटर्न करना चाहते हैं 2 इंटू आई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसको करा सकते हैं एक वैल्यू में स्टोर arr2। ठीक है, अब इसको हम arr2 को अगर हम सारे को बताना क्या प्रिंट होगा। सब एरे की वैल्यू में इंटू 2 हो जाएगा। 2 हमको 6 आंसर बताओ। 8 2 6 8 10 12। ठीक है, एक नया एरे प्रिंट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार फिर से बताएगा मैप में क्या हुआ था? मैप देखो, फॉर ईच में कुछ रिटर्न नहीं होता है, लेकिन मैप जो क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं एक नया वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखे कि 2 इंटू आई, हमको जो भी एलिमेंट मिला उसमें 2 इंटू करके रिटर्न कर दो। तो जब ये पहले इटरेशन पे था, इसके अंदर वैल्यू 1 गया और इसके अंदर वैल्यू आया 2 इंटू 1, तो ये 2 को रिटर्न किया। वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो गया, इस नए वैल्यू जो एरे बन रहा है, इस नए एरे के फर्स्ट नंबर पे, यानी 0th इंडेक्स पे 2, फिर ये इटरेट करके आगे गया। ये सेम इटरेशन का पार्ट जो है सेम है बिल्कुल फॉर ईच की तरह। बात समझ में आ रहा है? और हम इस पार्ट को, जैसे हम वहां पे कंसोल लॉग कराए थे, अगर हम इसको कंसोल लॉग सिमिलरली करा दें, तो 1 3 4 5 6 ही प्रिंट हो रहा है। अब ये देखो, ये अनडिफाइंड 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 दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ कुछ रिटर्न नहीं किए। बात समझ में आ रहा है? मैप का जो कॉल बैक होता है वो एक रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, फॉर ईच का नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर ईच इज अ टाइप ऑफ मेथडरी लूप एंड मैप इज अ टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, जो कि कुछ ऑपरेशंस कर रहा है। बात समझ में आ गया? हाँ आया जी। कि नहीं आया? हाँ, ठीक है, अब हम मतलब बेसिकली डिफरेंसेस, मैप में हम रिटर्न करवा रहे हैं, हाँ तो हम डिफरेंसेस भी लिख अब के आए उसको हैं। हमको स्टोर कर मालूम है, लोग सकते हैं। को कंफ्यूजन होता है बहुत लोग को। तो मैप फॉर ईच और मैप क्योंकि बहुत सिमिलर है, तो पर्पस होता है फॉर ईच का, तो एग्जीक्यूट अ फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट, प्राइमरी यूज फॉर एक्शंस और साइड इफेक्ट। whereas मैप क्या होता है, टू क्रिएट ए न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ अ प्राइमरी फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इस यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, और इसका काम होता है कुछ एक्शन या साइड इफेक्ट इन्वोक करने के लिए। फॉर ईच कोई रिटर्न नहीं करता न्यू एरे को, या अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर हम इसको फॉर ईच करा दें, ठीक है, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें आपको जब प्रिंट करा है तो अनडिफाइंड रिटर्न प्रिंट करता है। ठीक है, और ये एक नया एरे रिटर्न करता है ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट के साथ, जो भी हम लोग कंडीशन वहां लगा रहे हैं, जो भी इनर बॉडी में जो कुछ भी कर रहे हैं। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है मॉडिफिकेशन जो भी हो रहा होता है। क्या ओरिजिनल एरे में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, फॉर ईच कर सकता है अगर तुम उसके कॉल बैक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दो तो। जो नहीं करना चाहिए उसको डायरेक्टली नहीं करना चाहिए बेसिकली। डोंट ट्राई टू डू समथिंग वियर्ड इन फॉर ईच लूप। whereas मैप के अंदर कुछ भी करोगे तो वो नया का नया एरे बना देता है, पुराना एरे के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करता है। फिर यूज केस होता है फॉर अपडेटिंग, लॉगिंग वगैरह। एंड आइडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, हम यहाँ पे ऐसे कुछ डिफरेंस लिखेंगे, तुम लोग को बेसिकली समझ आ गया होगा कि फॉर ईच और मैप में डिफरेंस क्या है। काम दोनों सिमिलर करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक ढंग से करता है। ओके, आगे चलें। हाँ जी। आह, आगे अगला है फिल्टर।
एक सेकेंड देना हमको। तो फिल्टर क्या करता है, वो एक टेस्ट, वो क्या करता है, एक फंक्शन को प्रोवाइड करता है कंडीशनल के अगेंस्ट। तो हमको फिल्टर के हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर करते हैं चीजों को। तो इसके अंदर हम लोग रिटर्न कराते हैं उस चीज को एक कंडीशनल लगा के। मान लो अगर i इज ग्रेटर देन 3 है, तो जैसे मैप रिटर्न किया एक नया एरे को, फिल्टर भी रिटर्न करेगा एक नया एरे को। अब डिफरेंस ये है कि वहां पे रिटर्न वैल्यू जो था वो हम लोग कुछ मॉडिफाइड लिखते थे, यहाँ पे हम लोग कंडीशनल लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसा कुछ। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं i इज ग्रेटर देन 3, तो वो उसी वैल्यूज को रिटर्न करेगा जो कि है बड़ा 3 से। नहीं है तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ये देखो क्या हुआ, 4 5 6 प्रिंट हुआ बिकॉज 1 और 3 वाज नॉट ग्रेटर देन 3। अगर इसको हम 1 ग्रेटर देन 4 कर दे, तो यहाँ पे 5 और 6 रिटर्न हो रहा है। अगर हम 1 इज लेस देन 4 कर दे, तो i इज 1 3 आ रहा है। लेस देन इक्वल टू 4 कर दे तो, ठीक है। फिल्टर से सवाल आते हैं, फिल्टर से तो एक बार अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। हम खोज के दे देंगे तुम लोग को, आई थिंक इसलिए नहीं दे पाएगा। ऐसे हम क्विज तो दे दिया। तो फिल्टर समझ आ रहा है क्या कर रहा है। फिल्टर में जो वैल्यू रिटर्न होता है कंडीशनल के बेसिस पे होता है। हम लोग इफ एल्स भी लगा के कभी कभार काम कर लेते हैं इसके अंदर। इफ a is less than, sorry, I is less than 3, return I, else 1। तो 3 से छोटा कौन था। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आउट करता है इस पार्ट को। समझ आ गया। आ गया। बाकी सबको एक समझ बार आ गया। कोड दिखा दे, एक बार कोड दिखा दे। ये एक ढंग से भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली रिटर्न के अंदर भी कंडीशनल लिख सकते हैं। तो फिल्टर इज यूज्ड टू फिल्टर आउट वैल्यूज। अगर हम ये सेम काम करने जाए मैप पे, तो मैप क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बूलियन में ही रिजल्ट ये करता है ना। बात समझ में आ रहा है। i is less than I is less than equal to 4, तो ट्रू फॉल्स ही होता है ना। बेसिकली फिल्टर को चाहिए क्या होता है, तुम रिटर्न करो बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो उस एरे के जिस एलिमेंट पे था, वो जो नया एरे बना रहा है उसके अंदर वो एलिमेंट डालेगा। अगर फॉल्स आएगा तो नहीं डालेगा। बात समझ में आ रहा है। फिल्टर एक्सपेक्ट्स रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स, बूलियन एक्सपेक्ट करता है रिटर्न वैल्यू, वेयर एज मैप रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है जो तुमको डालना है नए एरे में। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, मेन के डिफरेंस से। ओके। अगला है रिड्यूस। तो रिड्यूस एक फंक्शन है जो कि एक सिंगल वैल्यू वापस देता है। रिड्यूस का काम होता है एक सिंगल वैल्यू वापस करना, ना कि एक एरे वापस करना। अभी तक फिल्टर और मैप पर हो, वो पूरा पूरा एरे वापस करता है। रिड्यूस का काम वो नहीं है। रिड्यूस का जो कॉल बैक फंक्शन होता है, उसके अंदर दो वैल्यूज जाती है, दो पैरामीटर्स, बाकी सब में एक पैरामीटर्स जा रहे थे करंट वैल्यू के। इसके अंदर दो वैल्यू जाता है। पहला एक्यूमुलेटर जाता है और दूसरा करंट वैल्यू आता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, वो वैल्यू होता है जो कि तुम करंटली अपडेट कर रहे हो, जिसके अंदर तुम चेंजेस ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। उसको समझ लो एज ए टेम्पोररी वेरिएबल जो कि तुम ऊपर में उसके ऊपर वाले स्कोप पे डिक्लेयर किए हो। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले ये लेट सिम डिक्लेयर कर रहे थे ना, तुम इसको इस ढंग से कर सकते हो। ये वाला जो वैल्यू है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। सम, ये क्या कर रहा है, ये सबका एडिशन रिटर्न कर रहा है। ये सेम काम हम लोग कर सकते हैं यूजिंग रिड्यूस।
एरे डॉट रिड्यूस, अब रिड्यूस क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा, ए और बी मान लिया, पहला एक्यूमुलेटर है, दूसरा करंट वैल्यू है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0 और इसको देना एक्यूमुलेटर कौन सी पड़ेगा वैल्यू होती है? क्या, एक्यूमुलेटर कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू जो ट्रैक कर रहे थे जिसको बता रहे हैं, एक सेकंड के लिए तुम एक बार कंसोल लॉक कर दे, तुम लोग को वैल्यू दिखाते फिर दिखाते हैं। ओके एक सेकंड, ठीक है। एक्यूमुलेटर देखो जो काम है, ये वाला ए जो है ना, ये एक्यूमुलेटर होगा, बी होगा करंट वैल्यू होगा। फॉर ईच से इसको तुमको पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये सम बनाए थे ना, एडिशनल एक सम वेरिएबल दिख रहा है, जो कि क्या कर रहा था, चेंजेस को ट्रैक कर रहा था। इसके अंदर नए वैल्यूज जा रहे थे ना, स्टोर हो जा रहे थे। कॉमा जीरो क्या है? ये है इनिशियल वैल्यू, जिस सम को यहाँ पे 0 दिए थे ना स्टार्ट करने के लिए, ये हम पास किए एक्यूमुलेटर का स्टार्टिंग वैल्यू। अगर हम इसको 1 दे दें तो ए सेम की केस हो वैल्यू है। जाएगा इसको इसके जैसा। अब देखो दोनों 20-20 प्रिंट हो रहा है। तो अच्छा, ए स्टार्टिंग में लूप के जस्ट स्टार्ट होने से पहले 0 रहेगा, उसके बाद गया अंदर। बी के अंदर क्या है, एरे का वो पॉइंटर वाला एलिमेंट जो ऊपर चल रहा था मैप और रिड्यूस में, वो वाला एलिमेंट, ठीक है। उसके साथ तुम जो भी वैल्यू किए, उससे तुम एक्यूमुलेटर को मॉडिफाई किए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर स्टैटिक रहा, एक्यूमुलेटर चेंज नहीं हुआ अपडेट होने के बाद। ए इज इक्वल ए प्लस बी हुआ, एक्यूमुलेटर बी हुआ मतलब स्टार्टिंग में, एलिमेंट ऑफ एरे है। बी एलिमेंट ऑफ एरे है, ए वो वैल्यू है जिसमें तुम ट्रैक कर रहे हो चेंजेस को, जैसे यहाँ पे सम में ट्रैक कर रहे ओके थे चेंजेस को। इसके ओके ठीक है। कंसिडरेशन में देखो ना, तो यहाँ पे क्या किए, ये बेसिकली क्या हुआ, पहले बार जब रिड्यूस का काम चला तो एरे का पहला एलिमेंट पे गया 1 पे, उस समय एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या साइन था, 0। तो 0 प्लस 1 1 आया, फिर उस 1 को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं इस वाले पार्ट में। फिर ऊपर वापस गया, इस कॉल बैक में वापस गया, उसके बाद देखा एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या था, पिछले वाले के टर्म से 1 था, इसका वैल्यू 1 रहा। फिर ये देखा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 3 है, क्योंकि पॉइंटर मूव कर गया, तो 1 + 3 4 हो गया इसके अंदर वैल्यू। अगला राउंड चला तो इसका वैल्यू 4 था, इसका वैल्यू 4 था, और 4 + 4 16 हो गया। अब हम इसको यहीं से मान लो काट के हटा देते हैं, अब क्या आएगा वैल्यू, प्रिंट क्या होगा, बताओ क्या प्रिंट होगा। 2 मिनट। 2 मिनट, इसे तो बताओ क्या होगा प्रिंट, क्या 2 मिनट कितना ज्यादा है। अब तो अब क्या 19 प्रिंट, 19 हो जाएगा। 1990 हो जाएगा, देखना जरा। अच्छा सॉरी ऊपर वो 8 होगा। 8 8 प्रिंट होगा। ठीक है, रिड्यूस का काम समझ में आया, रिड्यूस क्या करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये भी सेम काम करते हैं। इसके कॉल बैक में बाय डिफॉल्ट से उनके कॉल बैक में एक वैल्यू जा रहा था, इसके कॉल बैक में 2 वैल्यू जाएगा। इसके सिंटैक्स में एक इनिशियल वैल्यू एडिशनल पैरामीटर है रिड्यूस का। तो रिड्यूस के अंदर 2 पैरामीटर, पहला पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन है और दूसरा पैरामीटर एक इनिशियल वैल्यू है, जो कि इनिशियल वैल्यू किसका जाएगा, एक्यूमुलेटर का जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप। हाँ समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला है डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग दोनों का ही होता है, एरे का भी होता है और ऑब्जेक्ट का भी होता है। हम करके ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये एरे बनाए 1 2 3 1 3 4, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऐसे, एकदम इंट्यूटिव है।
समझ आ रहा हुआ क्या? एक वैल्यू रिटर्न कर दी उसने। ए का वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं किया, डिस्ट्रक्चर हो गया। इस एरे में 3 वैल्यूज थे, तो 1 3 4, और हम लोग इसको 3 वेरिएबल दिए ए बी सी। तो पहला वाला एलिमेंट गया इसके अंदर, दूसरा वाला एलिमेंट गया इसके अंदर, तीसरा वाला एलिमेंट गया इसके अंदर। तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया, सी का वैल्यू 3 हो गया। हम तीनों को प्रिंट करा देते हैं दिखाने के लिए। 1 3 4। अब हमको एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे 2 पास करें तो क्या होगा? बताओ, सारी को बताना। मेरी 1,3,4 हो जाएगा। नहीं समझ आया हमको। 1,3,4 प्रिंट होगा? मतलब ए को वैल्यू 1 मिल जाएगी और बी को 3 4 मिल जाएगी। नहीं, तो तुम जितना एलिमेंट्स रखोगे उसको वही बात तो मिलता वही है है। ना, जितना ही कॉमन से जितना सेपरेट करेंगे उतना ही वो लेगा। एक्चुअली ऐसा, हाँ, वो उसका भी कैसे समझ सकते हैं। जो तुम सोच रही थी ना श्वेता, वो यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू। रेस्ट और स्प्रेड 2 ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी ES6 में आए थे। वो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आगे चल के पढ़ाएंगे, उसका भी काम नहीं है। क्या भाई, ये समझ लो कि डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। और ए बी सी लिखे तो इन तीनों को वैल्यू मिला, इसका वैल्यू 1 3 था, इसका वैल्यू 1 3 था। अभी कितना भी बड़ा एरे हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन तीनों का वैल्यू 1 3 4 ही रहेगा। ठीक ओके। है, सेम है ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट्स को भी ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। लेट ए लेट obj इज इक्वल टू नेम, I'm making sure कि हाँ से रखना, दिपेश एज 21 नॉट 31, आई एम नॉट 31। देखिए, तो उसको मान लो। अब देखो मेन डिफरेंस क्या है डिस्ट्रक्चरिंग में दोनों के। मेन डिफरेंस दिखा दोनों के डिस्ट्रक्चरिंग में? तो मतलब इसमें जो कीज है उसको मिल जाएगी वैल्यू। हाँ, की मिलेगा, ठीक है। हम ये नहीं पूछ रहे, हम दोनों का मेन डिफरेंस पूछ रहे हैं, क्या है मेन डिफरेंस। वो एरे के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? वही तो कह रही हूँ, वो एरेज के लिए, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए अरे है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ये ओबीजे एरे की, मान लो ये 500 लाइन ऊपर लिखा था, तुमको कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है? अरे ब्रेसेस कर्ली और ब्रेसेस है। ब्रैकेट है ये। हाँ, इसमें कर्ली ब्रेस में लिखते हैं, उसमें स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं, यही तो पूछ रहे हैं डिफरेंस क्या है। अब देखो, अभी हम कुछ प्रिंट ही नहीं एक्स करा। वन एक्स। इतना तेजी क्यों हो रहा है? अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ओके, अब क्या हुआ, वो बताओ क्या हुआ। हमने तो इसमें तो ऑब्जेक्ट को कॉल भी नहीं करते। होता क्या है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग डिस्ट्रक्चर करते हैं वैल्यूज को, किसके बेसिस पे? कीज के बेसिस पे। तो हम लोग को यहाँ पे कीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये जो वैल्यू डिस्ट्रक्चर होगा, ये होगा उसका पैरामीटर्स। पता चला? तो मतलब अगर डिस्ट्रक्चर करना होगा तो उसकी कीज लिखेंगे हम। हाँ, उसका कीज लिखते हैं वेरिएबल के नाम पे। बट फिर तुम्हें तो सेम ही। अरे सेम ये नहीं अगर होता तूने है, हम वेरिएबल हम तो तुमको सेम ही। यूज केस बताते हैं, यूज केस अरे बताते हैं। सुन सुन ना, अगर तूने जैसे बोला 500 लाइन ऊपर है, बिना अब ऑब्जेक्ट तेरे को के। डिस्ट्रक्चर करना हो तो पहले 500 लाइन ऊपर जाके की देखनी पड़ेगी कौन कौन सी है। अब देखो, हम बताते हैं, जावास्क्रिप्ट में तुम लोग C++ जैसे कोडिंग नहीं कर रहे होते, तुम लोग वेब एप्स बना रहे होते हैं। तो वेब एप्स में क्या होता है, तुमको मिलता है एक एपीआई, ठीक है। उस एपीआई के क्या हो गया अंदर, मान लो कि कुछ अकाउंट का डिटेल्स है। मान लो उसके अंदर डिटेल्स है, नाम होगा दीपेश, और कुछ कुछ चीजें होंगे, जैसे ऊपर में जैसे ऑब्जेक्ट आया ना, वैसे एपीआई के अंदर वैल्यूज आया कुछ ना कुछ। अब बात क्या हुआ
कि मान लो हमको यूजर का एक प्रोफाइल का डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है, कोई भी प्रोफाइल का डैशबोर्ड है, वहां पे मेरा नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा और किसी का तो नाम लिखा नहीं होगा। हम सर्कल्स पे जाते हैं, मान लो मेरा वेबसाइट है सर्कल, ठीक है। अब क्या हुआ, हम अपने प्रोफाइल को खोले, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया दीपेश लिखा हुआ। डेटाबेस के अंदर क्या हुआ, हमको एपीआई आया, ठीक है, उस एपीआई का वैल्यू दीपेश था, ठीक। अब हमको जो कोड लिखना है, उस कोड में हम लोग कभी भी ये नहीं लिखते हैं, अब हम दीपेश थोड़ी हार्ड कोड कर देंगे, सबको दीपेश थोड़ी दिखाना है हमको। हमको जो भी एपीआई आएगा, उस एपीआई जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर वैल्यू रहेगा दीपेश का, हम उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कि इसके अंदर नेम का जो भी वैल्यू है, नाम नेम का मान लो महक वैल्यू है तो महक आ जाएगा डिस्ट्रक्चर होके इसके अंदर, नेम का मान लो इसिता वैल्यू तो इसिता आ जाएगा इसके अंदर डिस्ट्रक्चर होके, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा नेम का। फिर नेम को एज ए वेरिएबल हम लोग कहीं पे भी रेंडर करा देंगे एचटीएमएल या फिर रिएक्ट के हेल्प से, जिस किसी भी चीज के हेल्प से। बात समझ में आ गया? यूज केस क्या है डिस्ट्रक्चरिंग का। अगर मान लो कि यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते, और मान लो कि ये हमको 10 चीजें दे रहा है, हम तुमको डेटाबेस खोल के दिखा सकते हैं क्या, ठीक है, मान लो कि ये है मेरा डेटाबेस का, ये आया हमको एज ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा, इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स है, ये की है, ये की है, ये की है, ये की है, बहुत सारी कीज है। अगर मान लो कि हमको सिर्फ नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ये सेम एरे वाला सिनेरियो होता, ठीक है, हमको नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो मान लो ऐसी चीज है और हमको चाहिए नेम ही, ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चीजें है ना, हमको लेकिन नेम ही चाहिए, तो उसको डिस्ट्रक्चर जब नेम लिखेंगे तब उसको रन करने पे वो हर केस में हमको दीपेश ही देगा। वेयर एज जो कुछ भी तुम कर लो, ये इंडेक्स वैल्यूज को रिटर्न करता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग में। डिफरेंस समझ में आया एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में? ठीक है। तुम एक्चुअली में जब वेब का एप्स बना रहे होगे, तुम लोग एरे को डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे होगे ज्यादातर, लेकिन तुम लोग ज्यादातर कर रहे होगे डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और इतना ही था आज का लेक्चर में, ये एडवांस एरे मेथड्स करा दिया, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ठीक है। और सुन, एक हाँ, बार फिर से बता, फॉर ईच में हर एक लूप आइटरेट होता है, और मैप उसके बाद मैप किया था ना हमने, मैप में और हम रिटर्न कराते हैं वैल्यू, है ना। हाँ, मैप में हम लोग वैल्यू रिटर्न कराते हैं, फॉर ईच में हम लोग वैल्यू और रिटर्न नहीं कराते हैं, दोनों में इटरेट हो रहा होता है, लेकिन ठीक है, हाँ, मैप जो और करता है वो मैप रिटर्न में करता है एक नया एरे, ठीक है, तो जो तुम वैल्यू रिटर्न करा रहे होते हैं वो उस इंडेक्स के प्लेस पे नया वैल्यू डाल रहा होता है एरे के अंदर। मैप रिटर्न कराता है और एरर देता है ना। उसके बाद हमने फिल्टर किया तो उसमें हम कंडीशन लगा रहे थे ना। हाँ, एरे कैन फिल्टर का रिटर्न वैल्यू जो रहेगा वो तुमको बूलियन देना होता है। अगर बूलियन का वैल्यू ट्रू होता है तो वो एरे एलिमेंट नया वाला जो एरे बन रहा है उसके अंदर जाता है, अगर फॉल्स होता है तो वैल्यू नहीं जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या किया था, रिड्यूस किया रिड्यूस, था। रिड्यूस में एक्यूमुलेटर होता है, ये वो वैल्यू होता है जो कि हर इटरेशन के बाद चेंज होता है, और चेंज करंट होगा, वैल्यू वो होता है जो हर इटरेशन के बाद एरे में शिफ्ट हो रहा होता है, जैसे बाकी सब में हो शिफ्ट रहा होगा, होता है, ठीक है। ठीक है। और लास्ट था ठीक। डिस्ट्रक्चरिंग, ये तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अभी किया। इतना ही था आज का टॉपिक, ठीक है। ओ नाइस, छुट्टी हो गई हमारी। ठीक है, तो कर लेना,